हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एक वीडियो गया था जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन करा था और जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या है उसको जो है हमने थोड़ा बहुत बेसिक बस मैंने ये बता दिया था कि एक्चुअल में रियल नंबर्स होता क्या है। आज स्टूडेंट्स हम लोग पूरा अच्छी तरीके से जो है चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सकता है आज के दिन, ठीक है ना। उतने टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर कर लेंगे आज, और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाएगा उन कंसेप्ट पे आप जो है थोड़ा सा फोकस करिएगा अच्छी तरीके से। अगर मान लीजिए आपने 9वीं क्लास सही से नहीं पढ़ी है तो 9वीं क्लास के वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है ना। वहां से आप चाहें तो अपने बेसिक्स को और कवर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो है चीजें बेसिक में ही लेकर चलूं, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स। और चलिए एक अच्छे उत्साह और उमंग के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर कहीं डाउट होगा स्टूडेंट्स तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आज के बाद वीडियो जो है फ्लो बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखिए बना था, मतलब हमको लग रहा है कि 5-6 दिन पहले का, और फिर उसके 5-6 दिन बाद जो है आज ये वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा। जो भी दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज ये आ रहे हैं, इन्हीं टेक्निकल इशू की वजह से इस तरह की कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। बट मैं भी इस कोशिश में लगा हुआ हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है हम मिनिमाइज कर सकें, जल्दी से जल्दी जो है इनको जो है हम खत्म कर सकें स्टूडेंट्स। तो आपका थोड़ा बहुत सहयोग जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक आध दो दिन जो है अगर गैपिंग हो रही है तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेट अगर होऊंगा भी तो उसमें आपको घबराना नहीं है। मैं जरूर आपको इतनी अच्छी तरीके की क्वालिटी दूंगा, इतने अच्छे तरीके से एजुकेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको जो है ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि सर लेट है, लेकिन आपको अच्छा जाएगा। बस मैं यही कहूंगा कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने जो भी 10th क्लास का जो लास्ट पेपर होगा वहां पर जब आप देंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जनरली ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है विद्यार्थियों का बोर्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, बोर्ड रहेगा ही रहेगा। तो अभी मैं इस पे पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपको मानकर चलना है कि अभी आप बोर्ड में ही हो, ठीक है। और बोर्ड हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। अपने आप पे अगर आप फोकस करते हैं तो बेटर माना जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मैंने बताया था आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखे थे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो परिवार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिफाइन कर चुका है, बता रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरली कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप पहले से जान, मैं आपको बता दूं ना कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को आप पहले से जानते भी हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आप पहले से जानते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर अभी तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं। तो आइए मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगा, आप ही हमको बताइएगा, और अंत में मैं ये बता दूंगा कि आप जानते हो इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए, हाँ एक चीज बस मैं बता दे रहा हूं आपको कि इस चैप्टर में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक संख्याएं, मतलब जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के दो विशेष गुणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और वो दो विशेष गुण क्या हैं अभी वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है आइए मैं कुछ चीजें आपसे पूछने जा रहा हूं, थोड़ा सा आप बताइएगा। जैसा कि आपको आइडिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कभी डिवीजन दिया है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 10th क्लास तक आ गए और अभी तक आपने डिवीजन वाला कार्य करा ही नहीं, करा ही है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये वाला जो प्लेस है ना, इस प्लेस का क्या नाम है, तो इस प्लेस का क्या नाम है आप भी बताइए। मैं जनरली ऑफलाइन क्लासेस में बहुत स्टूडेंट्स से जब पूछ सर्च करता हूं ना, तो हमारे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें और इसमें तो थोड़ी बहुत मैं मान कर चल रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है, बट इसमें और इसमें मैंने जनरली ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको बोला जाता है भाजक, इसको क्या बोला जाता है, भाजक। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिवाइजर,
ठीक है। इसको बोला जाता है भाज्य, इसको क्या बोला जाएगा, भाज्य, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिवाइडेड, ठीक है। इसको बोला जाता है भागफल, इसको क्या बोला जाता है, भागफल, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है क्वोशिएंट, ठीक है। और इस वाले को बोला जाता है शेषफल या शेष, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रिमाइंडर। आप कहेंगे कि सर हम लोग 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में ये सब चीजें आप हम लोग को बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही से जो है आपको एक तरीके से उठाऊंगा और उठाकर जो मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ एक्चुअल में आप सब चीजें पहले से ही जानते हो। जैसे कि अभी जस्ट मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया ना कि आपने जो है पहले से ही आप चीजों को जानते हो। ये जो मैंने वाक्य इस्तेमाल किया, इस वाक्य का अभी देखो कैसे क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ध्यान से देखिए, ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। अच्छा, आपने कभी बचपन में इस तरह का कुछ काम करा है क्या, जैसे मान लीजिए कि आप भाग देते हो, ठीक है ना, तो अगर आप भाग देते हो तो आप भाग जो दिए हैं वो सही है कि गलत है, कभी आप अपने से एनालिसिस किए हैं कि हाँ हमारा दिया गया भाग जो है सही है कि गलत है। या छोड़ो, अगर जब भी आपने भाग किया होगा तो करके जब आप अपने टीचर के पास लेकर जाते रहे होंगे, तो टीचर के पास जब आप लेकर जाते रहे होंगे तो बोलते होंगे सर इसको चेक कर दीजिए, तो सर ने कभी क्या इस तरीके का रिप्लाई किया है क्या कि इसको आप अपने तरीके से ही चेक कर लीजिए, कभी ऐसा रिप्लाई किया है क्या? अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आइए मैं बता दे रहा हूँ। मतलब आपने कभी अगर जो भाग करी है उस भाग को आपने सही करा है कि गलत करा है, ये चेक करने का तरीका आपको अगर आपके स्कूल के क्लास मतलब स्कूल के टीचर्स लोगों ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, या आपको किसी अन्य रिलेटिव्स ने अगर आपको बताया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते थे अपने भाग को चेक करने के लिए, हम लोग क्या करते थे, हमने तो करे हैं अपने बचपन के क्लासेस में, ठीक है ना। मेरे रिलेटिव भी समझाया मेरे को और मेरे टीचर भी जो है मेरे को समझाए थे। आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो डिवाइजर है ना, हम लोग क्या करते थे, इस डिवाइजर का इस क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। इस डिवाइजर का मल्टीप्लाई हम लोग क्वोशिएंट में करते थे और जो कुछ आता था उसमें क्या करते थे कि इस रिमाइंडर को जोड़ देते थे। ध्यान से समझिए, इस डिवाइजर का हम लोग मल्टीप्लाई यहां मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हम लोग करते थे किसमें, क्वोशिएंट में, और फिर जो कुछ भी आता था उसमें हम लोग क्या कर देते थे, ये सम कर देते थे, उनका हम लोग सम कर देते थे, उनको हम ऐड कर देते थे, ठीक है ना, उनको ऐड कर देते, जोड़ देते थे। और अगर जोड़ने के बाद अगर क्या आ जाता था, डिवाइडेंड आ जाता था, भाज्य आ जाता था, तो हम लोग ये मानकर चलते थे कि हम लोगों ने जो भी भाग करा है बिल्कुल सही करा है। ये आपने हो सकता है कि आप सीखे हो, नहीं भी सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद ये नई चीजें सीख लीजिए। ठीक, नई चीज क्या है, पुरानी है, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था तो वो जान लीजिए, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा करते थे कि भाजक का गुणा करते थे भागफल में और फिर क्या करते थे, शेषफल में जोड़ देते थे। अगर वो आ जाता था भाज्य के बराबर तो आप कहते थे कि आपका भाग सही है। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 5 में 2 का भाग दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 दुना के 4 और 1। तो आप देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 2 दुना के इसका 4 हो गया, आप प्लस रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 5, और ये जो 5 है ये देखिए भाज्य के बराबर होगा कि नहीं, मतलब मेरी भाग सही है। ये हम लोग करते थे बचपन की क्लासेस में। तो इसी वजह से जब हम लोग अपने टीचर के यहाँ जाते थे चेक कराने के लिए, तो हमारे टीचर बोलते थे कि हमने जो आपको तरीके बताए उस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिए। तो हम लोग बड़ी बड़ी भाग करते थे और बड़े बड़े भाग करते थे, तो उस दौरान जब बोलते थे सर कि आप चेक कर लीजिए, तो हम लोग यही तरीका अपनाते थे चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बेस्ट तरीका था। अब ध्यान से देखिए, मैं मान रहा हूं भाजक को मैंने क्या माना, यहां से मैं बता रहा हूं, भाज्य को मैंने मान लिया A, भाजक को मैंने मान लिया B, भागफल को मैंने मान लिया Q एंड शेषफल को मैंने मान लिया R, ठीक है, शेषफल को मैंने मान लिया R। तो इस तरीके से आइए जस्ट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आई थिंक विजिबल होगा। देखिए यहां पे देखिए, भाज्य बराबर क्या होगा, मैंने बोला ना कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक का गुणा भागफल में। देखिए भाजक का गुणा भागफल में और प्लस जो आएगा वो शेषफल में, यानी शेष, यही हम लोगों ने। और भाजक को गुणा भागफल में करने के बाद अगर आपने शेष जोड़ा और वो बराबर आ गया किसके, भाज्य के, तो आप लोग खुश हो जाते थे कि आपकी भाग जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाज्य की जगह आपने क्या लिया A, भाज्य को मैंने माना A, तो मैंने यहाँ पे A दिखा दी।
भाजक को आपने लिया b और भागफल को आपने लिया q और प्लस ये क्या है रिमाइंडर। ये समझ में आ रहे हैं ना। और आपने भाग देते हुए अभी तक ये ऑब्जर्वेशन किया होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने अभी तक भाग देते हुए एक चीज ऑब्जर्वेशन किया होगा। वो क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा कि ये जो रिमाइंडर है ना ये जीरो भी होता है कि नहीं, क्योंकि अगर पूरी पूरी भाग चली जाती है तो रिमाइंडर जीरो होता है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन आपने ये भी देखा होगा कि रिमाइंडर जो है ना कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये जो रिमाइंडर है कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। पहला कंडीशन कि रिमाइंडर जीरो होता होगा और दूसरा कंडीशन कि रिमाइंडर कभी भी जो है भाजक से बड़ा नहीं होता होगा, ठीक है। ये आपने देखा होगा, अर्थात रिमाइंडर हमेशा जो है भाजक से छोटा रहता होगा। अर्थात यहां पे आप देखिए r जो है ये जीरो के बराबर तो हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट r का आपने देखा होगा या तो जीरो आता है या जीरो से कुछ बड़ा आता है। ऐसा तो आपने देखा, हाँ रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं ना आता है, आपने ये दिया देखा ही है। भाग वगैरह जब आप भी करे होंगे तो ये आपने देखा होगा कि जो रिमाइंडर होगा या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो r आएगा ये हमेशा छोटा आता है b से। b मतलब ये भाजक क्या अर्थात डिवाइजर, इससे हमेशा छोटा आता है। ये आपने देखा ही होगा, है कि नहीं, ये आपने देखा ही होगा कि r ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ये आपने देखा ही होगा। और ये चीज आपने बचपन से सीखा है कि नहीं, बिल्कुल सीखा है। और मैं आपको बता दूं इसी नियम को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोला जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये देखिए इसको हम लोग बचपन से जानते थे, बट हम लोग यही नहीं जानते थे कि इसका ये नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग जानते ही नहीं थे इसको, बट अब तो समझ में आ गया ना। इसी वजह से जस्ट मैंने कहा स्टूडेंट्स कि इस 10वीं क्लास में ये जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में आप बहुत चीजें पहले से ही जानते हैं। हाँ बस आपको एक्चुअल में पता नहीं था कि इसे ही हम लोग जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते थे, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको आइडिया लग गया होगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल टू b क्रॉस q, मतलब b इंटू क्यू प्लस r वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यहां तक उम्मीद है आपको कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये बचपन से पढ़ी गई चीजें हैं, ठीक है ना। पहला कंडीशन, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं। ये चीज तो आपने सीख रखा है, एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा केयर करिएगा। अच्छा मैं आपसे बात करूं सिंपली अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इसको या इसे ही बोला जाता है भाज्य संख्या। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ये पहला टर्म। और दूसरा टर्म मैं यहीं पे इस्तेमाल कर रहा हूं प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर्स को आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य संख्या। अब आइए ये दो टर्म से, इसी वजह से मैंने कहा ना कि 9वीं क्लास की चीजें, क्योंकि मैं ये सब जो भी जानकारी है ना 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, 9वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये पहले बता देता हूं, लेकिन मान भी चल रहा हूं कि आपको ये आइडिया नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। प्राइम नंबर्स अगर मैं बात करूं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आपने जो बचपन में, पहली बात तो बचपन में आपने जो परिभाषा सीखी है ना, ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से कटी, वो परिभाषा बिल्कुल गलत है,
ठीक है। ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से कटती है उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वो परिभाषा बिल्कुल गलत है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में जनरली बच्चों को हमेशा बताता रहता हूं कि वो परिभाषा गलत है, उसमें करेक्शन करने की जरूरत है और उसको करेक्ट करके मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में कराया है। और अगर आपको भी जानना है तो आप चाहें तो आप जो है जब 9वीं क्लास की वीडियोस जब जाएंगे तो वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहां मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे तेजी से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हो, केवल दो फैक्टर्स हो, केवल दो फैक्टर्स हो। जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होता है। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस संख्या में किस किस नंबर का भाग जा रहा है। जैसे देख लीजिए जनरली मैं बताता हूं, देखिए 6 में किसका किसका भाग जाएगा, ठीक है ना। 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा, 6 में 6 का भी भाग जाएगा। तो देखिए 6 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इस 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। सभी 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। तो आप यहां से देखकर बताइए क्या 6 प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा 6? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें तो 4 फैक्टर्स है ना, 6 के 4 फैक्टर्स है और 4 फैक्टर्स है थोड़े नहीं। मैंने बोला ना कि प्राइम नंबर्स होने के लिए केवल व केवल दो फैक्टर्स हैं, केवल व केवल दो फैक्टर्स होने चाहिए। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं कि 1 जो है प्राइम नंबर्स होगा, आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि 1 में जो है केवल एक का ही भाग जाता है, उसके अलावा और किसी का जा ही नहीं सकता। तो एक में तो केवल एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स होने के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए। दो फैक्टर्स एकदम नेसेसरी हैं, न ज्यादा न कम, दो फैक्टर्स बिल्कुल एकदम नेसेसरी हैं। तो एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, इस वजह से प्राइम नंबर एक नहीं होता है। हाँ, दो से आएंगे तो दो का देखिए, दो में एक का भाग जाएगा और दो का भाग जाएगा, है कि नहीं। तो दो में दो लोगों का भाग चला जा रहा है, अर्थात दो के दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन, एक और दो। इस वजह से हमारा प्राइम नंबर कौन होगा, प्राइम नंबर 2 होगा। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर्स होती है, ठीक है ना, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 होगा आपका प्राइम नंबर। उसी तरह से मैं 3 की बात करूं तो 3 भी आपका एक प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 3 का भाग जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 4 होगा, 4 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। इसके 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो उम्मीद है प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे। कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो जस्ट इसका एक तरीके से उल्टा मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इसके केवल दो फैक्टर्स हैं, यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर, 3 से अधिक। देखिए मैं थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी कर रहा हूं क्योंकि ये 10th क्लास के टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना, 10th क्लास के टॉपिक्स नहीं है। 10th क्लास में एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, केवल व केवल 5 मिनट्स मेरे को और दीजिए। 5 मिनट्स के अंदर आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में मैं चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं भटक रहा हूं। अब ऐसा भी आप नहीं कर सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बस मेरे को 5 से 7 मिनट दीजिए, आपको सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरी आदत है वो क्या, जैसे वो आया था ना एक क्या बोलते हैं, एक मूवी आई थी बाहुबली में। बाहुबली में क्या कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये आया था ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो वही से यहाँ पे मैं ले चल रहा हूँ कि आखिर सर ने इसको क्यों बताया पहले, ठीक है ना, आखिर सर ने इसको पहले क्यों बताया। आपको तो लग रहा होगा कि सर ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो क्यों है तो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्यों है कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाहुबली को कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके लिए आई थिंक मेरे को लगता है 2 साल वेट करना पड़ गया था ना। तो यार उसके लिए वेट कर सकते हो, तो इसके लिए 5-7 मिनट वेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, तो आपने देखा एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ये भाज्य संख्या होगा ही नहीं, पहला चीज। दूसरा, 2 का तो केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब इसको भी मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लीजिए, सी एक भाज्य संख्या होगा नहीं, 2 भाज्य संख्या होगा नहीं, 3 भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एक के केवल एक ही फैक्टर्स है। अगर मैं बात करूं 4 का,
तो 4 के देखिए 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, 1 2 और 4। इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स या 3 से अधिक वाले फैक्टर जो होते हैं, मतलब 3 से अधिक फैक्टर जिनके होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर। अब अगर मैं बात करूं क्या 5 कंपोजिट नंबर होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके तो केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। 5 में केवल 1 का भाग जाएगा और 5 का ही भाग जाएगा, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स हो जाएगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 के देखिए कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स अभी जस्ट मैंने बताया, कौन कौन, 1 2 3 और 6 है कि नहीं, 4 फैक्टर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको बताया क्यों, तो आइए मैं आपको बताता हूं क्यों, ठीक है ना, आइए मैं बताता हूं क्यों। देखिए इसको इस वजह से मैंने बताया क्योंकि आपने बचपन में एक चीज सीखा होगा कि आपने कुछ इस तरह का काम करा है बचपन में। जैसे अगर मैं बात कर लूं, चलिए मैं मान लेता हूं 20। अगर मैं बात करूं 20 जो है कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 तो कंपोजिट नंबर है ना। 20 कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके मोर देन 3 फैक्टर्स है, 3 या 3 फैक्टर्स हैं, 3 आर मोर देन 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें जो 4 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 10 का भाग जाएगा, इसमें 20 का भाग जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो मैंने बोला ना कि 3 या 3 से अधिक जिसके फैक्टर्स होते हैं उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि 20 जो है आपका भाज्य संख्या, ठीक। आपने अगर मैं बोलूं इसका गुणनखंड करिए तो आप कुछ ऐसे करते थे ना बचपन में, क्या करते थे, इस अभाज्य गुणनखंड जो नहीं करते थे, अभाज्य गुणनखंड जो करते थे जस्ट वही, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसको करेंगे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से करिए तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी आप 20 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, पहला कंडीशन। मतलब आपने भाज्य संख्या को कुछ इस तरह से लिख दिया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने रख दिया 36, अब बताइए 36 जो एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 36 भी एक भाज्य संख्या है। कैसे, आप कहेंगे सर इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा, इसमें 9 का भाग जाएगा, इसमें 12 का भाग जाएगा, इसमें 18 का भाग जाएगा और इसमें 36 का भाग जाएगा, इतने लोगों का भाग जाएगा। तो मैंने बोला जिसका 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 36 भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए अगर इसको मैं गुणनखंड करूं कुछ इस तरह से, तो देखिए इसको क्या करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे और 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और फिर 3 से करेंगे ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं 36 को 2 into 2 into 3 into 3। अब आप कहेंगे कि सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, तो अब समझने वाली बात है, अब यहीं पे ठहर जाइएगा, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आपको आता है, आपने बचपन से करे, अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि सर हम एक अभाज्य संख्या को सॉरी आप देख रहे हैं कि आप एक भाज्य संख्या को, ठीक है ना, आप एक भाज्य संख्या को, ये देखिए ये क्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हैं कि सर हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। अर्थात यहां से भी देख लीजिए, पहले ये 36 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 36 को हमने जो गुणनखंड करा है वो देखिए क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या 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 है। अर्थात भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, यहां से एक कंसेप्ट आता है कि आप क्या बोल सकते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। यहां से बिल्कुल क्लियर नहीं हो गया कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं सभी की सभी भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और यही था प्राइम फैक्टराइजेशन। और मैं आपको बता दूं उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को अभाज्य गुणनखंड मेथड जो होता था उसको 10th क्लास में एक अलग नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है
तो देखो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब ये सब चीजें मैंने क्यों बताया देख लो। इसे ही बोला जाता है फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक हिंदी में देखा जाए तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसे क्या बोला जाता है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और इसी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को ही मैंने क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और अभी जस्ट शुरू वाली वीडियो, मतलब इसी वीडियो में मैंने शुरू में क्या बोला था कि हम लोग इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित दो महत्वपूर्ण गुणों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वही दो महत्वपूर्ण गुण हम लोग पढ़ लिए। पहला क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहला। और दूसरा क्या है, दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही दो महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं पर आधारित जो है, इन्हीं के यूजेस को जो है हमको इस 10th क्लास के पहले चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में पढ़नी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हैं, इन धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित हमने दो तरह के नियम देख लिए। पहला, ध्यान से देखिए, पहला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने हिंदी एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ा हिंदी वाले बच्चे इसको याद रखिएगा। अंग्रेजी पे थोड़ा सा फोकस करिए, अंग्रेजी से एलर्जी मत अपने आप को लाइए, ठीक है ना, अंग्रेजी पे थोड़ा सा फोकस करिए। बार बार मान लीजिए एक बार अंग्रेजी में लिख दिया, फिर हिंदी में लिखा, फिर अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी, फिर मतलब एक शब्द का एक बार अंग्रेजी लिख दिया और उसका हिंदी एक बार लिख दिया, तो हिंदी वाले बच्चे उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। बार बार ऐसे लिखने से जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दूसरा होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या था स्टूडेंट्स, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, जहां पे ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b था, यही था ना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यही था। और यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये मैंने जस्ट बता दिया। हाँ, इसे ही मैंने बोला ना, इसे ही आप क्या बोल सकते हैं, इसे ही आप बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इनको पढ़ने की जरूरत क्या है, इनके यूजेस क्या है, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का पहला यूज क्या है कि इसके माध्यम से हम लोग किसी भी दो संख्या का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। मतलब एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो संख्याओं का अगर एचसीएफ फाइंड करना है, मशा फाइंड करना है, ये तो आप सीख कर आए हो ना, मशा वगैरह नहीं फाइंड करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो आता ही होगा, है कि नहीं, कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से जो है हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे, और वह भी आप जानते हो, ठीक है ना, वह भी आप जानते हो अच्छी तरीके से, कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। और दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है, दूसरा इसका ये इस्तेमाल है स्टूडेंट्स कि आपको कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिखाई देंगे, ठीक है ना, कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे, ठीक है ना, कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूं। कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएंगे, उनको प्रूफ करना होगा, मतलब कुछ गणितीय कथन होंगे, उन गणितीय कथन को आपको सिद्ध करना होगा कि ये जो गणितीय कथन है ना बिल्कुल सही है,
ठीक है ना। ये जो गणितीय कथन है ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, ये जो है आपको सिद्ध करना होगा, और वो किसकी मदद से करना होगा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। अब मान लीजिए ये वाला तो आपको क्लियर होगा कि दो संख्याओं का एसएफ कैसे फाइंड करना है, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जैसे मान लीजिए कि जितनी भी धनात्मक, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भी धनात्मक सम संख्याएं होती हैं उनको 2q के रूप में, और जितनी भी धनात्मक विषम संख्याएं होती हैं उनको 2q+1 के रूप में लिखा जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये कथन है कि जितनी भी धनात्मक विषम संख्याएं होती हैं उनको 2q के रूप में लिखा जाता है, और जितनी भी धनात्मक विषम संख्याएं होती हैं उनको 2q+1 के रूप में लिखा जाता है। और आपको सिद्ध करना है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी जस्ट बोला, ये जो कथन, ये जो मैंने बात कही अभी, ये बात जो है ये बिल्कुल सही बात है। ये हमको सिद्ध करना है किसके माध्यम से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको भी सिद्ध हम लोग किसको करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। वहीं यहां पर देख लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के भी दो यूजेस हैं, इसके दो यूज, इसके भी दो यूज। पहला यूज इसका क्या है? पहला यूज अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने 9वीं क्लास में आपने पढ़ाई करी होगी क्या? √2 √2